नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 34वें दिन भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ये लड़ाई और भी खतरनाक होती जा रही है। रूस की ओर से लगातार आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है और उसकी बमबारी और एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के आम लोग मारे जा रहे हैं। मारियुपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हालात ये हैं कि मारियुपोल शहर 90% खंडहर में तब्दील हो चुका है। खंडहर में यह शहर बदल चुका है। मारियुपोल के मेयर से मिली जानकारी के मुताबिक हमले के बाद से अब तक करीब 5000 लोग मारे गए हैं। शहर में अभी भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। रूसी सेना ने शहर से बाहर निकलने के सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। सबसे बुरे हालात मारियुपोल शहर में ही हैं। यहां मरने वालों को कब्रिस्तानों में ले जाना तक संभव नहीं हो रहा है। मजबूरी में इन शवों को पार्कों और स्कूलों में दफन करना पड़ रहा है। कई शव यूं ही पड़े हुए हैं। ये शहर इतना बर्बाद हो चुका है कि इसकी तुलना सीरिया के अलेप्पो शहर से होने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक मारियुपोल में संचार सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जिन लोगों ने बंकरों में शरण ली है उनमें से कोई बाबरखाना या दूसरी जरूरी चीजें लेने जाता है और कई देर बाद भी नहीं लौटता है तो उसके अपने लोग अनहोनी की आशंका में रोने लगते हैं। किसी को किसी की खबर नहीं मिल रही है। शहर पूरी तरह से देश और दुनिया से कट चुका है। केवल सोशल मीडिया के जरिए ही थोड़ी बहुत खोज खबर अपनों की मिल पा रही है। वहीं यूक्रेन के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि जो लोग किसी तरह शहर छोड़कर दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे रूसी सेना पासपोर्ट छीन रही है और जबरन रूस की सीमा में भेज रही है। करीब 3000 लोग इसी तरह रूस भेज दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे पुतिन को सत्ता से हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैंने तब भी ऐसा नहीं कहा था और न ही अब। मैं नीति परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैंने जो महसूस किया वो कहा और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक नया टास्क भी दिया है। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में खत्म हो गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम बीजेपी के सांसद भी बैठक में मौजूद रहे। संसदीय दल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मेघवाल ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 अप्रैल के बीच सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना था। पीएम और बीजेपी अध्यक्ष ने हम सभी को कहा है कि 6 से 14 अप्रैल के बीच हम सामाजिक न्याय के लिए जगह जगह बैठकें करें। इससे पहले 15 मार्च को भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी नेताओं ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर विश्लेषण किया था। जिन राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीता उन राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव संगठन बीएल संतोष ने चर्चा की थी। बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में 4 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाई है। बुलेटिन में अब बात मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले की भी कर लेते हैं। इस मामले में अलका राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके भाई की भी गिरफ्तारी हुई है।
तो मऊ जिले के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगने के बाद इस कांड की सबसे चर्चित महिला डॉक्टर अलका राय और उनके भाई एसएन राय को बाराबंकी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाराबंकी ले गई है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका राय और भाई एसएन राय को भी श्याम संजीवनी अस्पताल से बाराबंकी पुलिस और मऊ पुलिस के द्वारा सुबह में गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 13 लोग आरोपी बनाए गए हैं। मुख्तार अंसारी भी इस मामले में आरोपी है। पुलिस गिरफ्तार करके दोनों को अपने साथ ले गई है। बुलेटिन में अब बात यूपी और बुलडोजर की कर लेते हैं। दरअसल चुनाव के बाद से ही बुलडोजर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है और यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने के बाद बुलडोजर तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद एक बार फिर माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रयागराज में पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए अतीक अहमद की संपत्ति को ढहा दिया है। जोनल ऑफिसर आलोक पांडे ने बताया कि 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी। ये जरूरत से ज्यादा साइज की है, इसे हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माफिया और हिस्ट्री शूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। इस कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान वहां पहुंचे थे। इसी वजह से इसका विरोध नहीं हुआ और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। तो साफ है कि योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अब बदमाशी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और अगर कोई बदमाशी करेगा या फिर करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा तो फिर उसके लिए बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। बुलेटिन में अब बात भारतीय नौसेना की भी कर लेते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई है। भारतीय नौसेना में आईएनएस 316 शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार आईएनएस 316 की कमीशनिंग के लिए गोवा के डाबोलिम में आईएनएस हंसा पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में आईएनएस 316 को गोवा के डाबोलिम में आईएनएस हंसा में कमीशन किया गया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि आज की गतिशीलता और जटिल सुरक्षा स्थिति में इस स्क्वाड्रन की परिचालन क्षमता हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। बता दें कि आईएनएस 316 बोइंग P-8L का संचालन करेगा, जो एक सबसे परिष्कृत बहुभूमिका वाली लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है। तो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई है। आईएनएस 316 नौसेना में शामिल हो गया है। अब बात दिल्ली एनसीआर में गर्मी की भी कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश में गर्मी का सितम बढ़ने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। देशवासियों को मंगलवार को भी ईंधन की बढ़ी कीमतों का सामना करना पड़ा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे जबकि डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 85 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमतों में 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार हो गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है जबकि डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में भी पेट्रोल 76 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 67 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 94 पैसे जबकि डीजल 96 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपए 68 पैसे और डीजल 94 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं।
तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जो महिलाएं रसोई चलाते हैं उनके लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका असर हमें मार्केट में पूरी तरह से देखने को मिलता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट भाड़ा होता है वो महंगा हो जाता है, जिसके कारण जो सब्जियां बाजारों में पहुंचती हैं वो महंगी दरों पर बिकती हैं और इसका असर सीधे तौर पर रसोई पर भी देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।